ये राजस्थान की नदी प्रणालियों पर है, जिसे हम अपवाह तंत्र भी कहते हैं। अब पहली नज़र में ये थोड़ा सूखा ज्योग्राफिकल टॉपिक लग सकता है, हाँ, लगता तो है। लेकिन इन पन्नों को पलटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। एक ऐसे राज्य की कहानी जहां ज्यादातर नदियां मतलब अपना रास्ता ही खो देती हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स की सबसे खास बात यही है कि ये हमें राजस्थान के पानी के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाते हैं। दो अलग चेहरे। हाँ, एक चेहरा है जहाँ नदियाँ शुरू होती हैं और रेगिस्तान की रेत में कहीं गुम हो जाती हैं। हाँ। और दूसरा चेहरा है एक ऐसी शक्तिशाली नदी का जो न सिर्फ अपना सफर पूरा करती है बल्कि अपने किनारों पर सभ्यता, ऊर्जा और अब तो पर्यटन को भी जन्म दे रही है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद इन नोट्स के जरिए राजस्थान की नदियों के इस ताने बाने को समझना है, और हम इसकी शुरुआत उस एक तथ्य से करेंगे जो इन नोट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कौन सा? राजस्थान का 60% से भी ज्यादा हिस्सा आंतरिक प्रवाह वाला है। मतलब राज्य की ज्यादातर नदियां कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। ये आंकड़ा ही अपने आप में राजस्थान की पूरी कहानी कह देता है और इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि बारिश का पानी नदियों का रूप तो लेता है, लेकिन वो या तो किसी झील में जाकर रुक जाता है या फिर थार के मरुस्थल की विशालता में वो कहीं विलीन हो जाता है। तो समुद्र तक का उनका सफर हमेशा अधूरा रहता है। हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से में जीवन पानी के इसी अनिश्चित चक्र पर निर्भर करता है। ये तो एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी। आप सोचिए, वहां की कृषि, बस्तियां, सब कुछ इसी हिसाब से ढलता है। इन नोट्स में घग्घर जैसी नदी का जिक्र है, जिसे मृत नदी भी कहते हैं। मृत नदी? हाँ, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती तो है, लेकिन हनुमानगढ़ के पास आकर रेगिस्तान में खो जाती है। प्राचीन काल में शायद ये और आगे तक बहती होगी, लेकिन आज इसका यही सच है। ये आंतरिक प्रवाह का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस पूरी तस्वीर को कौन सी चीज नियंत्रित करती है? इन नोट्स में मैंने देखा अरावली पर्वतमाला का बार बार जिक्र आता है। अरावली ही इस पूरे खेल का केंद्र है। इसे महान भारतीय जल विभाजक कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सटीक है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि अरावली राजस्थान के बीचों बीच खड़ी एक विशाल दीवार है। एक दीवार की तरह, ठीक है। हाँ, तो इस दीवार के पश्चिम में जो भी पानी गिरता है वो अरब सागर की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो राज्य का लगभग 17% हिस्सा है। और जो पानी इसके पूरब में गिरता है? वो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना रास्ता बनाता है, जो लगभग 22 से 23% हिस्सा है। और बाकी का 60% हिस्सा वो है जो इस दीवार के दोनों तरफ कहीं बीच में ही रह जाता है। न अरब सागर पहुंचता है, न बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल। इसी दुर्लभ और कीमती पानी के संदर्भ में उन नदियों का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता होगा, जो अपना सफर पूरा करती हैं। हाँ, और यहीं से इन नोट्स का फोकस एक नदी पर आ जाता है, चंबल। चंबल? हाँ, क्योंकि चंबल उस 22% हिस्से की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये राजस्थान की बारहमासी यानी साल भर बहने वाली कुछ गिनी चुनी नदियों में से एक है। पानी की कमी वाले प्रदेश में एक ऐसी नदी का होना जो कभी नहीं सूखती, ये तो किसी वरदान से कम नहीं। बिल्कुल, इसीलिए तो इन नोट्स में इसके कई नाम दिए गए हैं। हाँ, ये नाम बहुत दिलचस्प हैं। चर्मणवती, बारामासी और सबसे खास राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु तो वो पौराणिक गाय है जो सारी इच्छाएं पूरी करती है। ये तो बहुत बड़ा दर्जा है एक नदी के लिए। और चंबल हर तरह से इस नाम को सार्थक करती है। कैसे? इन नोट्स के हिसाब से देखें तो ये नदी सिंचाई और पीने के लिए पानी देती है, इससे बिजली बनती है, ये उद्योगों को चलाती है, दुर्लभ वन्यजीवों को पालती है और अब तो पर्यटन से रोजगार भी दे रही है। मतलब एक नदी से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। सही बात है, ये सच में एक कामधेनु ही है। तो चलिए इस कामधेनु के सफर को शुरू से देखते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसका जन्म राजस्थान में नहीं होता। यह मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू छावनी की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। अच्छा, मध्य प्रदेश से? हाँ, वहां से एक लंबा सफर तय करके यह राजस्थान में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नाम की एक जगह पर। और इन नोट्स में लिखा है कि राजस्थान में इसका प्रवेश भी बड़ा शानदार होता है। ये आते ही राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात बनाती है। हाँ, 18 मीटर ऊंचा। यह इसके ताकतवर होने का पहला संकेत है। बिल्कुल। और इसकी ताकत सिर्फ झरने बनाने में ही नहीं है, बल्कि सीमाएं खींचने में भी है। यहाँ एक बहुत ही अनोखा तथ्य है। सीमाएं खींचने में? हाँ, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 252 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। 252 किलोमीटर?
ये तो कमाल की बात है। मतलब दो राज्यों के बीच कोई इंसानी दीवार नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी सीमा का काम कर रही है। और ये भारत में किसी भी नदी द्वारा बनाई गई सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। पर इसमें मतलब व्यवहारिक दिक्कतें नहीं आती होंगी, जैसे अगर नदी ने अपना रास्ता बदल दिया तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुराने रास्ते को ही सीमा माना जाता है, लेकिन चंबल का बहाव ज्यादातर चट्टानी इलाकों में है, इसलिए ये अपना रास्ता आसानी से नहीं बदलती। अच्छा। इसने सदियों से दोनों राज्यों के बीच एक प्राकृतिक और स्थायी सीमा का काम किया है। एक नदी जो इतनी ताकतवर हो कि झरने बना दे और सीमाएं खींच दे, तो जाहिर है कि इंसान ने इसकी इस ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर की होगी। और यहीं पर चंबल घाटी परियोजना का जिक्र आता है। हाँ, और ये आजाद भारत की शुरुआती और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक जॉइंट परियोजना थी। 50-50 की हिस्सेदारी वाली? बिल्कुल। इन नोट्स में बताया गया है कि इस पर कुल 4 बांध बनाए गए, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि 3 अलग-अलग चरणों में, एक सुनियोजित तरीके से। 4 बांध एक ही नदी पर आसपास? ये तो बहुत बड़ी योजना लगती है। इसे एक मास्टर प्लान के तहत ही बनाया गया था। मकसद था पानी का हर तरह से बेहतरीन इस्तेमाल करना, सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और पीने का पानी। तो पहला कौन सा था? नदी के बहाव की दिशा में देखें तो पहला बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना गांधी सागर बांध। यह चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है और इस पूरी योजना की नींव है। इसका काम 1960 में ही पूरा हो गया था। और इसके बाद नदी राजस्थान में आती है, जहां बाकी के 3 बांध हैं। सही। दूसरा बांध है चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध। ये राजस्थान में भराव क्षमता के लिहाज से सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद कोटा में आता है जवाहर सागर बांध, जो एक पिक अप डैम है। उसका काम राणा प्रताप सागर से छोड़े गए पानी को नियंत्रित करके उससे भी बिजली बनाना है। और आखिर में है कोटा बैराज। हाँ, जो इस पूरी श्रृंखला का अंतिम पड़ाव है। इन नोट्स में एक बात साफ लिखी है कि कोटा बैराज से बिजली नहीं बनती। इसका मुख्य काम सिर्फ सिंचाई है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब बाकी 3 बांधों से बिजली बन रही है तो इसे क्यों छोड़ा गया? क्योंकि यहाँ तक आते आते पानी का वेग बिजली बनाने के लिए उतना आदर्श नहीं रहता और प्राथमिकता बदल जाती है। कोटा बैराज का डिजाइन ही पानी को दूर दूर तक फैलाने के लिए किया गया है। अच्छा, मतलब फोकस शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। यहाँ से 2 बड़ी नहरें निकलती हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की लाखों हेक्टेयर जमीन को सींचती हैं। हमारे लिए ये सिर्फ नक्शे पर बनी नहरें हैं, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र के किसी किसान के लिए ये नहर उसकी सूखी फसल और लहलहाती फसल के बीच का फर्क है। यही चंबल का कामधेनु स्वरूप है। हाँ। और यहीं पर एक और कनेक्शन है जो मेरे लिए इन नोट्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा था। राणा प्रताप सागर बांध और रावत भाटा में बने राजस्थान के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बीच का संबंध। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता? ये संयोग बिल्कुल नहीं है। ये एक रणनीतिक फैसला था। वो कैसे? परमाणु रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए लगातार और बहुत बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। राणा प्रताप सागर बांध ने एक विशाल झील बना दी थी, जिसने रावत भाटा को इस न्यूक्लियर प्लांट के लिए सबसे आदर्श जगह बना दिया। बिल्कुल सही। तो एक तरह से देखें तो चंबल सिर्फ घरों में बल्ब नहीं जला रही, वो देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रीढ़ को भी मजबूती दे रही है। वाह, ये एक क्षेत्रीय नदी से कहीं ज्यादा एक राष्ट्रीय सामरिक महत्व की नदी है। आप कह सकते हैं। तो चंबल इंसान के विकास को तो ऊर्जा दे ही रही है, लेकिन क्या इस सब के बीच उसके अपने प्राकृतिक स्वरूप के लिए भी कोई जगह बची है? नोट्स में एक अभयारण्य का भी जिक्र है। हाँ, और यही चंबल की खूबसूरती है। अपने बीहड़ों और वो उबड़-खाबड़ किनारों की वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी इंसानी दखल से काफी हद तक बचा हुआ है। अच्छा। यहीं पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य बनाया गया है और ये भी बहुत अनूठा है क्योंकि ये 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ एक ट्राई स्टेट अभयारण्य है। और ये कुछ खास तरह के जीवों का घर है। नोट्स में लिखा है कि ये घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है, जो करौली जिले का शुभंकर भी है। हाँ, और ऊद बिलाव का भी जिक्र है जो कोटा का शुभंकर है। ये तो वन्यजीव संरक्षण को स्थानीय पहचान से जोड़ने का एक बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल।
और घड़ियाल और ऊदबिलाव जैसे जीव सिर्फ साफ पानी में ही रह सकते हैं। चंबल में उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि तमाम बांधों और परियोजनाओं के बावजूद इस नदी ने अपनी आत्मा को जिंदा रखा है। मतलब इसका पानी आज भी साफ है। हाँ, भारत की कई नदियों के मुकाबले बहुत साफ है और यही वजह है कि ये दुर्लभ जीव यहाँ फल फूल रहे हैं। तो हमने चंबल के उद्गम से लेकर उसके आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव तक का सफर देख लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन नोट्स का आखिरी हिस्सा चंबल को 21वीं सदी में एक बिल्कुल नया रूप देता है। आप कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत ही आधुनिक और महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहा जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ नदी के किनारों को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि शहर को वापस उसकी नदी से जोड़ना और इसे पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। यह कोटा बिराज से नयापुरा पुलिया तक लगभग 2.75 किलोमीटर लंबा है। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। 26 अलग-अलग थीम वाले घाट, दुनिया के 9 देशों की इमारतों की प्रतिकृतियां, ये तो कोटा के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उम्मीद तो यही है। लेकिन जब भी इतने बड़े पैमाने पर कोई निर्माण नदी के किनारे होता है, तो पर्यावरण को लेकर सवाल उठते हैं। क्या इसके निर्माण के समय नदी के प्राकृतिक प्रवाह या जलीय जीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर कोई बहस हुई थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ऐसे किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये चिंता हमेशा रहती है। हालांकि इस परियोजना के समर्थकों का तर्क है कि ये रिवर फ्रंट नदी के उन किनारों पर बनाया गया है जो पहले से ही या तो उपेक्षित थे या जहां अतिक्रमण हो रहा था। उनका मानना है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा और शहरवासियों को अपनी नदी के साथ एक सकारात्मक रिश्ता बनाने का मौका देगा। यूं कहिए कि ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने का एक प्रयास है। तो इन हाथ से लिखे नोट्स के पन्नों से निकलकर चंबल की जो तस्वीर उभरती है, वो सिर्फ एक नदी की नहीं है। ये ऊर्जा का स्रोत है, खेतों की जीवन रेखा है, दुर्लभ जीवों का घर है और अब एक आधुनिक शहर की पहचान भी है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि किसी नदी को सिर्फ उसके उद्गम और संगम से नहीं जानना चाहिए। उसका असली परिचय तो उस प्रभाव में छुपा है जो वो अपने आसपास की जमीन, लोगों और पूरी पारिस्थितिकी पर डालती है। और चंबल इस कसौटी पर हर तरह से खरी उतरती है। हाँ, और अंत में ये हमें वापस उसी बिंदु पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, एक ऐसे राज्य में जहां 60% नदियां कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, जहां पानी की एक एक बूंद सोना है। वहां चंबल जैसी एक नदी का होना जो हमेशा बहती है और इतना कुछ देती है, किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो नदियां अपना सफर पूरा करती हैं, वे असल में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र के लिए उम्मीद और वरदान लेकर बहती हैं।